हेलो 12th क्लास। हाँ जी, यूनिट 14 कर रहे थे हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल। उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने प्रोटीन्स का कंसेप्ट आपका कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड। बीच में आपके दो टॉपिक आएंगे, एक विटामिन्स का, एक आपका एंजाइम्स का। दे आर डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है। तो इस साल आपके सिलेबस से वो डिलीट हो चुके हैं। तो हम आप आज का जो न्यू टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड। अब जो बायो वाले बच्चे हैं उन्होंने जो पोर्शन है ये अपनी बायो में आपका पढ़ लिया होगा, ज़्यादा डिटेल में उन्होंने किया होगा। तो नॉन मेडिकल वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान से देखना, इजी सा है, थोड़ा सा समझ के करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड, अब सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि हर एक जो जनरेशन होती है वो अपने एंसेस्टर्स से रिजेंबल करती है। कलर में आप लगा लो, फीचर्स में आप लगा लो, नेचर लगा लो, तो मीन्स रिजेंबलेंस ऑफ ईच एंड एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज विद देयर एंसेस्टर्स, वो बहुत सारे तरीक़ों से आपकी हो सकती है। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये आपके पास राइज ये होता है कि ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये ट्रांसफ़र कैसे हो जाती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आता है कि जो न्यूक्लियस होता है लिविंग सेल्स का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। कि जो करैक्टर्स होते हैं, इनहेरेंट करैक्टर्स होते हैं, जो बिहेवियर होता है, जो नेचर होता है, वो उनका जो ट्रांसफ़र आपके पास होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो डिपेंड आपका करता है न्यूक्लियस जो लिविंग सेल्स का होता है उस पर, ठीक है। तो जिसको आप बोल देते हो हेरिडिटी, ठीक है। कि हेरिडिटी आपके पास क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन। अब जो न्यूक्लियस होता है सेल का, उसमें जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, वो डिफरेंट पार्टिकल्स को कंटेन करता है, ठीक है। उन पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसको आप बोलते हो क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आपके पास पार्टिकल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कुछ अदर टाइप के बायोमोलिक्यूल से वो बने होते हैं, जिसको आप न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो मीन्स न्यूक्लिक एसिड आपके कहाँ प्रेजेंट हुए, क्रोमोसोम्स में, ओके। और क्रोमोसोम्स किस में प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियस में, जो भी लिविंग सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लिक एसिड है ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसको आप बोलते हो। एक होता है आपके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको आप आरएनए बोलते हो, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड आपके पास लार्ज जो लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, जिसको आप न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए जो न्यूक्लिक एसिड है उनको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे क्लासिफिकेशन हम करते हैं यहाँ पे, केमिकल क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। दो टाइप के होते हैं, डीएनए, आरएनए। अब उनकी केमिकल कंपोजिशन करते हैं कि एक्चुअल में बने किसके होते हैं आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो, ठीक है। यदि हम आरएनए और डीएनए की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इसका हम कराते हैं तो वो आपके पास एक पेंटोज शुगर यील्ड करते हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड यील्ड करते हैं, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मींस जो बेस हैं वो जनरेट होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने से डीएनए आरएनए की आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फोरिक एसिड, एक जो आपके पास होता है बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहली बात हम करते हैं कि डीएनए में जो पेंटोज शुगर है वो आपके पास होती है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और आरएनए में आपके पास होती है बीटा D राइबोस। डी आपके पास जो स्टीरियो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टीरियो केमिस्ट्री में, उसको शो करती है, इट्स जस्ट अ नोटेशन, ठीक है। तो राइबोज डीऑक्सी मीन्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, दोनों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो डीऑक्सी का मीनिंग क्या होता है कि ऑक्सीजन का रिमूवल कहाँ से होता है, सेकंड पोजीशन से। सेकंड पोजीशन से जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी जगह आपके पास हाइड्रोजन लग जाती है, वहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूव हो जाता है, तो वो आपके पास बन जाती है बीटा डीऑक्सी राइबोस। तो यहाँ पे देखो 5 मेंबर्ड ये रिंग होती है आपके पास, ठीक है। आपने
यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है जैसे आप फ्रक्टोज का बनाते हो, जस्ट लाइक दैट सेकंड पोजीशन पे है आपने हाइड्रोजन को वहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका यदि हम बीटा डी राइबोज की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे आपका OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस आपका सिर्फ सेकंड पोजीशन का होता है। राइबोज में OH ग्रुप लगा होता है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में वहाँ पे हाइड्रोजन लगी होती है इन प्लेस ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। तो ये तो होगी शुगर, DNA की एंड RNA की। अब हम बात करते हैं वहाँ पे आपके पास होते हैं बेस, जिसको आपने बोला है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वो बेस कौन कौन से होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो DNA में आपके पास 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और एक थायमिन। एडेनिन ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपके पास साइटोसिन है, ये आपके पास थायमिन है। तो इनके स्ट्रक्चर एक बार ज़रूर देख लेना आप, किसी एक पैटर्न से स्ट्रक्चर बनते हैं आपके। एडेनिन एंड गुआनिन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है कि यहाँ पे कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप अटैच होता है, और इसी पोजीशन पे आपका यदि हम गुआनिन में मूव करें तो वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लग जाता है, और उससे थर्ड पोजीशन पे आपका कार्बन के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न से आपने स्ट्रक्चर को बनाना सीखना है। उसके बाद आप बात करते हो RNA की, तो DNA में 4 बेसिस हुए, AGCT। RNA में आपके पास जो पहले 3 बेस हैं वो तो आपके सेम रहेंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। थायमिन की जगह वहाँ पे आपके पास एक अदर बेस आ जाता है जिसको आप बोलते हो यूरासिल। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल, ठीक है। फॉस्फेट आपके पास फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप होता ही है, वो हम स्टडी कर चुके हैं। आपके पास जो फॉस्फोरिक एसिड है वो हम स्ट्रक्चर से स्टडी करेंगे। अब केमिकल कंपोजिशन के बाद आपके पास आता है स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो आपके पास क्या होता है कि जो बेस आपके पास होता है, बेस अटैच होता है आपके पास एक जो शुगर राइबोज, जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है उसमें, उसके साथ आपके पास फर्स्ट प्राइमरी पोजीशन पे आपका बेस प्रेजेंट होता है। जिस एंटिटी में, जिस यूनिट में आपका बेस प्रेजेंट होता है इन द 1 डैश से शो किया हुआ है पोजीशन को, 1 डैश पोजीशन पे, उसको आप बोलते हो न्यूक्लियोसाइड। बाकी जो कार्बन का नंबर है शुगर में वो 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश ऐसे आप देते हो, ठीक है। लेकिन यदि न्यूक्लियोसाइड है, दिस इज़ द न्यूक्लियोसाइड जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे बेस लगा हो, 5th पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हो। यदि आप न्यूक्लियोसाइड की जो 5th पोजीशन है उस पे आप लगा देते हो फॉस्फोरिक एसिड, जैसे यहाँ पे लगा रखा है फॉस्फोरिक एसिड, जब आप लगाते हो शुगर मॉइटी के ऊपर तो वो आपका बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। न्यूक्लियोसाइड में 5th पोजीशन पे आपका OH ग्रुप लगा होता है, न्यूक्लियोटाइड में आपका 5th पोजीशन पे OH ग्रुप की जगह आपका फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप लगा होता है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन दोनों की सेम रहती है, दोनों में बेस आपका अटैच होता है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट करते हैं फॉस्फोरोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू। मतलब 5th कार्बन की जो आपके पास फॉस्फोरिक ग्रुप होता है वो अटैच होता है 3rd कार्बन के जो आपके पास OH ग्रुप है उससे। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में लिंकेज आप शो कर रहे हो, कैसे देखते हैं हम यहाँ पे। देखो एक न्यूक्लियोटाइड आपके पास ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपके पास ये है। एक के थर्ड पोजीशन के OH ग्रुप का अटैचमेंट होता है विद द फॉस्फोरिक एसिड ऑफ 5th पोजीशन ऑफ सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो मीन्स इसका अटैचमेंट होगा यहाँ पे, लिंकेज कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है, कि फर्स्ट की 3rd पोजीशन है, सेकंड वाले की 5th पोजीशन है, आपस में अटैच हुआ तो इस टाइप की जो लिंकेज है उसको आप बोलते हो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। डाइएस्टर लिंकेज, बीच में आपका आ गया फॉस्फो ग्रुप, ओके। यदि हम सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे देखें तो सिंप्लीफाइड वर्जन आप कुछ ऐसे दिखाओगे कि शुगर है, शुगर के साथ बेस लगा है, फॉस्फेट लगा है, फिर शुगर के साथ आपके पास 3rd ग्रुप के साथ वहाँ पे अटैचमेंट होती है, शुगर के साथ बेस फॉस्फेट। ये आपके पास सिंप्लीफाइड वर्जन है जो ये न्यूक्लियोटाइड की चेंज बनती है इसका, ठीक है। उसके बाद हम जहाँ पे आपके पास सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का चेन में, न्यूक्लिक एसिड की जो चेन होती है उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जहाँ होता है उसको आप बोल देते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन के केस में पढ़ के आए हो, जहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, और जस्ट लाइक दैट जहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में न्यूक्लिक एसिड आपस में जुड़े होते हैं
न्यूक्लियोटाइड्स की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है न्यूक्लिक एसिड में, तो उसको आप बोल देते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। इन्होंने बताया है कि जो जेम्स वॉटसन थे या जो क्रिक्स थे, उन्होंने आपका डबल जो स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो दो न्यूक्लिक एसिड हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे वाउंड करेंगे, मींस कॉयल करेंगे एक दूसरे के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे कि जो बेस होता है ग्वानिन, जैसे ग्वानिन साइटोसिन, दो बेस के का आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है, वाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास स्पेसिफिक पेयर के, जो बेस की स्पेसिफिक पेयर होती हैं उनके बीच में ही बनते हैं। कहने का मीनिंग, ग्वानिन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो सिर्फ आपका साइटोसिन के साथ बनता है। ठीक है, और जो आपका एडेनिन का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो थायमीन के साथ ही बनता है। तो इसी वजह से जो दोनों के दोनों जो ट्रेंड्स हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो स्ट्रैंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं डीएनए के केस में, दिस इज़ द डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आपके पास आरएनए की, आरएनए में हेलिक्स आपके प्रेजेंट होते हैं सिंगल स्ट्रैंड में ही। ठीक है, लेकिन कई बार वो एक दूसरे को फोल्ड कर लेते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आरएनए आपके पास मॉलिक्यूल 3 टाइप के होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस उनके होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आरएनए होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए आप बोलते हो, आरएनए राइबोसोमल आरएनए आप बोलते हो, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए आपके पास होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना। आजकल जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका यूज़ होता है क्रिमिनल को आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये जर्नल बातें हैं, आप पढ़ चुके हो इस चीज़ को, आप डेली लाइफ में इन चीज़ों को सुनते भी, ऑब्जर्व भी करते हो। ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन हम करते हैं न्यूक्लिक एसिड के, तो सबसे मेन फंक्शन तो यहाँ पे हेरिडिटी, जो आपके पास करैक्टर्स का फॉर्म ही है, हेरिडिटी ही है। जो डीएनए आपके पास केमिकल बेस होता है हेरिडिटी के लिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, रिजर्व का काम करता है कि वहाँ पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो रिजर्व रहती है। रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट स्पेसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए। और आपके पास डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्फ डुप्लीकेशन के लिए, जब सेल डिवीज़न जब हो रहा हो। ठीक है, तो आपके पास अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन की यदि हम बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस, जो आपके पास अदर फंक्शन होता है न्यूक्लिक एसिड का, वो प्रोटीन सिंथेसिस में आपका रहता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस आपके पास वेरियस आरएनए की हेल्प से होती है शेल के अंदर। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास जो, यदि आपको मैसेज पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए आपको मैसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डीएनए के थ्रू आपका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मीन्स वो जो मैसेज होता है पर्टिकुलर प्रोटीन का वो आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका पोर्शन था, इस चीज़ को आप पढ़ लेना प्लीज़। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको तो अच्छे से आती होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाता है। हार्मोन का जो कंसेप्ट है दैट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने जो पोर्शन कवर करने हैं वो आपने कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड्स कवर करने हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का कंसेप्ट आपने यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो यूज़ एक बार ये प्लीज़ ये ज़रूर देख लेना बायोलॉजिकल जो फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।